आपने कहा कि हमारे साथ कुर्मी है, फिर कुर्मी बाहुल सीटें जीत क्यों नहीं पाते हैं आप? मैं आशीष पटेल जी को चैलेंज करता हूं, पूरे प्रदेश की कोई भी सीट वो चुन लें बिना गठबंधन के। अगर मुझसे ज्यादा वोट हो पा गए तो संजीव जी राजनीति से संन्यास अगर ना ले लिया तो आप कहिएगा मुझे अपने हर पापों में भागीदार क्यों बनाते थे। कहीं ये अंगूर खट्टे वाली तो बात नहीं है हेमंत जी की? अरे भैया कभी तो बिताया करो प्रदेश में, माना सांसद हो, और भी सांसद हैं प्रदेश के। पैर छूने के लिए पैसा देना पड़ता है, कितनी सच्चाई है इन आरोपों में? और उनके वो जो चौन्नी छाप ट्रोलर्स है ना, कहते हैं कभी प्रधान ही नहीं जो है लड़े हैं कभी, तो उनको भी आज मैंने बता दिया। आपके साथ भी कभी दुर्व्यवहार किया उन्होंने? किसी के खिलाफ ग्रुप में लिखना हुआ तो मेरा मोबाइल उठाए, खट खट लिख के ग्रुप में डाल दिया। अब अगला व्यक्ति तो ये सोचेगा कि हेमंत चौधरी लिख रहा है ना, पूरा जीवन उस परिवार के साथ कभी नहीं जुड़ा। लेकिन आपको तो प्रदेश अध्यक्ष युवा बनाया ही उन्होंने। भैया उस समय आप लेकर के मुझे 18-18 घंटे बैठे क्यों रहते थे? आशीष पटेल कुल 30-35 जो है ट्रोलर्स रखे हैं जो पेड हैं। गंभीर आरोप लगा रहे हैं आप आशीष पटेल हाँ, पे। मैं आपके कैमरे के सामने लगा रहा हूँ। जो 13 विधायक हैं उनमें से किसी एक को क्यों नहीं बना रही हो? क्या उसमें दलित और पिछड़ा वर्ग के जो है विधायक नहीं है? सदस्यता भी नहीं ग्रहण किए थे और पहले ही दिन उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाता है। राजनीति में वफादारी सत्ता से होती है और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सच के लिए बगावत कर देते हैं। ऐसे ही एक बागी, एक बगावत करने वाले शख्स आज हमारे बीच में मौजूद हैं, हेमंत चौधरी जी। हेमंत चौधरी जी ने अपना दल सोनेलाल पार्टी की भीतरी दीवारों को बहुत करीब से देखा है। उनके लिए अगर मैं 2 लाइनें कहना चाहूँ तो ये जरूर होंगी, मैं झुका नहीं ये मेरा गुरूर नहीं, मैं झुका नहीं ये मेरा गुरूर नहीं, सच बोलना मेरा कसूर नहीं। आरोप भी लगे, जवाब भी मिले, लेकिन कहीं ना कहीं क्वेश्चंस, प्रश्न आज भी जिंदा हैं। उसी क्वेश्चनों के आंसर्स के लिए आज हम बात करेंगे अपना दल सोनेलाल के पूर्व युवा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत चौधरी जी, जो वर्तमान में राष्ट्रीय जन सरदार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। हेमंत जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। हेमंत जी, आप अपना दल सोनेलाल जो पार्टी है उसके पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, युवा प्रदेश अध्यक्ष रहे, आपने पार्टी की सेवा भी की। हम अपने दर्शकों को आपके व्यक्तिगत जीवन परिचय से शुरुआत कराना चाहते हैं। पहले आप अपने व्यक्तिगत परिचय के बारे में बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो कि आज आप का जो ये फेमस शो है टॉक विद संजीव जी, इसमें मुझे बुलाने के लिए पहले शुक्रिया आपका। तो मैं आज उन तमाम ट्रोलर्स जो चौन्नी छाप हैं, जिसको आशीष पटेल अपने कार्यालय में बैठा करके मेरे खिलाफ ट्रोल कराया करते हैं, वो मैं देखता हूँ बहुत सारे सवाल जवाब जो है हमारे पोस्टों में करते रहते हैं, तो उनके लिए भी है, स्पेशली उन्हीं को डेडिकेटेड है। अच्छा। कि वो नाक कान सब खोल करके सुन लें जो है, क्योंकि सवाल बहुत करते हैं वो लोग और मैं कभी जवाब नहीं देता। जवाब देना भी उचित नहीं, जवाब उचित प्लेटफार्म पे दिया जाता है। तो आज बहुत अच्छा सवाल आपने किया, प्लेटफार्म भी सही है और उस चौन्नी छाप ट्रोलर्स के लिए जवाब भी है। मेरा जो व्यक्तिगत परिचय है, मैंने शुरुआती दौर पे स्कूलिंग के बाद बैचलर डिग्री किया, उसके बाद कई सारी बड़ी कंपनियों में MNCs में जॉब किया। उसके बाद 2010 में हमने अपनी कंपनी की स्थापना किया और पूरे देश में मुझे लग रहा है कि कोई ऐसा स्टेट नहीं होगा जहां पर मैंने अपनी कंपनी के थ्रू काम ना किया हो और ग्राउंड लेवल पे हमने काम किया है। जैसे राजनीति में होता है कि बूथ स्तर तक जाके काम करना, उसी तरीके से ऐसा हमारा प्रोजेक्ट था, रूरल एरियाज का होता था। तो हमें गाँव में जाने का बहुत मौका मिला, बहुत लंबे समय तक हमने उस लेवल पर काम किया। ग्राउंड लेवल पर हमने वो दिन देखा है, ऐसे ऐसे गांव में देखा है कि लोग घास फूस खा करके जीवन यापन करते थे। ये बात मैं बता रहा हूँ 2011-12 के आसपास की, मैं बुंदेलखंड की बात बता रहा हूँ। वहां पे भी हमने अपनी आंखों के सामने ये सब सारी चीजें देखा। उसके बाद 2015 में अचानक मुझे राजनीति में आना पड़ा। 2015 में हम राजनीति में आए। इसके पहले का बैकग्राउंड मैं बता दे रहा हूँ कि मेरा राजनीतिक बैकग्राउंड क्या है। 2005 में हमारी माताजी जिला पंचायत सदस्य चुनी गई थी, 5 साल जिला पंचायत सदस्य रही। मेरे जो बड़े भाई स्वर्गीय चौधरी सुधीर किसान जी, वो किसानों के बड़े नेता थे पूर्वांचल में और किसान यूनियन की महेंद्र सिंह टिकैत जी उस समय थे जो है, उनके साथ उन्होंने बहुत आंदोलन किया, पूर्वांचल अध्यक्ष भी रहे और लंबे समय तक किसान यूनियन में उन्होंने काम किया। किसानों का इतना उन्होंने मुद्दा उठाया कि महेंद्र सिंह टिकैत जी एक दिन जो है उनको उनका सरनेम किसान रख दिया। अच्छा। जो सुधीर चौधरी हुआ करते थे जी, उनको महेंद्र सिंह टिकैत जी ने
चौधरी सुधीर किसान बना दिया, बहुत क्योंकि वो आए दिन किसानों के लिए निरंतर लड़ाई लड़ते थे, आंदोलन, बड़े बड़े आंदोलन करते थे जो है। मैं भी जब कभी समय मिलता था तो मैं उनके आंदोलन में जाया करता था जी, और देखता था कि किस तरीके से किसान, मजदूर, युवा, उनके साथ लोग उस आंदोलन में भागीदारी करते थे। 2012 में उन्होंने कांग्रेस से चुनाव भी लड़ा, विधानसभा का चुनाव नहीं जीत पाए। कुछ अराजक तत्वों ने उनकी हत्या कर दी। वो जो ट्रोलर्स जो कहते हैं कि इनका पारिवारिक बैकग्राउंड क्या है, अभी भी मैं उनको कहता हूं, बहुत सारे लोग ये भी सवाल करते हैं कि अभी जो है प्रधानी नहीं जीत पाए होंगे लोग। मैं उन लोगों को जवाब देना चाहता हूं, चौन्नी छाप ट्रोलर्स को, कि वर्तमान में जो मेरा जनपद सिद्धार्थनगर है, तहसील बांसी है, उस तहसील की जो सबसे बड़ी ग्राम पंचायत है तुरसियां, वो चेक कर लेंगे, उसका पिताजी हमारे प्रधान हैं। और पूरे जनपद में जो टॉप 10 ग्राम पंचायतें थी जो सबसे ज्यादा मार्जिन से चुनाव जीते थे, उसमें हम 6ठे नंबर पे थे। तो उन ट्रोलर्स को हमारी तरफ से जवाब है कि भाई अब ये सारी चीजें देख परख करके ही लिखना जो है। अब आते हैं 2015 में, जब मैं राजनीति में आया, पहली बार हमने अपना दल को ज्वाइन किया था। ये हमारी पूरे जीवन की पहली राजनीतिक पार्टी थी। 2017 में चुनाव आया लोकसभा का, हमारे जनपद में एक सीट मिली, उस सीट पर जो है हमने लग करके हमने विधायक बनाया, चौधरी अमर सिंह विधायक हुए, और धीरे धीरे करके जो है कारवां चलता गया और हम लोग राजनीति की दुनिया में धीरे 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 करके जो है पूरी तरीके से स्थापित होते गए, संघर्ष करते रहे, लोगों का मुद्दा उठाते रहे, पार्टी की सेवा करते रहे। हेमंत जी, अभी मैं आपके पारिवारिक उसी पे रहूँगा। आपने जैसा बताया कि आप जनपद सिद्धार्थनगर से हैं और आपकी प्रारंभिक शिक्षा भी वहीं से हुई। व्यापार किस चीज़ का किया आपने? जैसे आपने बताया कि बहुत रूट लेवल पे आपने वर्क किया, पूरे प्रदेश में आपने, जैसे राजनीति में बूथ स्तर तक कार्य होता है, वैसे ही आपने व्यापार को भी किया। किस चीज़ का व्यापार था आपका? देखिए, उस समय मैं शुरुआती दौर की बात बता रहा हूँ। 2005 में हमने एक कंपनी थी स्मार्ट चिप लिमिटेड, अच्छा, जो कि पूरा का पूरा काम आर्मी का होता था। आर्मी की जो कैंटीन है उसमें स्मार्ट कार्ड होता है। अभी भी आप अगर सामान खरीदने जाएंगे कैंटीन में तो कार्ड बनता है, उसमें एक चिप लगी होती है। अच्छा अच्छा। तो उस कार्ड और चिप बनाने का काम हमारी कंपनी का था। अच्छा। तो शुरुआती दौर में मैं करीब 150 बच्चों का जो है इंटरव्यू हुआ था और 2 लोगों का होना था। 6 राउंड इंटरव्यू और रिटर्न चला, तो उसमें 2 बच्चों में मैं भी बड़ा सौभाग्यशाली था कि मैं भी सेलेक्ट हुआ था उसमें। तो मुझे भी वहां पर जाकर के सेवा करने का मौका मिला। मैं 3 साल वहां पे रहा आर्मी के बीच में। वो सॉफ्टवेयर, वो चिप और कार्ड, वो सब जो है हमें बनाने का सौभाग्य मिला। और मैं अधिकतर समय अपना आधा उत्तरांचल, आधा यूपी, बाद में मैं हेड हुआ एमपी का जो है। उसको छोड़ने के बाद मैं दूसरी कंपनी ज्वाइन किया। तो उसमें उस समय कांग्रेस गवर्नमेंट थी, उसकी एक बहुत बड़ी योजना थी जो है राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना जी, आरएसबीवाई, बीपीएल फैमिलीज का वो था। पहले दिन जब चूंकि मैं स्मार्ट कार्ड से स्टार्टिंग में था, तो उस कंपनी ने मुझे हायर किया। मतलब ये था कि इस व्यक्ति को हायर ही करना है क्योंकि इसको स्मार्ट कार्ड की जानकारी है जी। उस समय स्मार्ट कार्ड बहुत बड़ी चीज हुआ करता था जी जी जी। तो वो मुझे हायर करके जो है पहले राजस्थान फिर हरियाणा, मतलब फर्स्ट डे से उस प्रोजेक्ट का मैं एक तरह से ज्ञाता था, पायलट मेंबर थे। पायलट मेंबर था मैं जो है उस प्रोजेक्ट का जो है। तो जो भी मतलब टेक्नोलॉजी जो प्रोवाइडर थी कंपनी थी, फिनो लिमिटेड उस समय हुआ करती थी, उसका मैं जो है वहां पे हेड था। फिर उसके बाद वहां से मेरा ट्रांसफर उत्तर प्रदेश में होता है। उत्तर प्रदेश के सारे जनपदों में अगर आप जानते हैं आरएसबीवाई को, तो आपको आइडिया होगा कि वो प्रोजेक्ट कैसे होता था। ग्राउंड लेवल पर जाना पड़ता था, गांव में जाना होता था, बीपीएल फैमिलीज के बीच में बैठना होता था, उनका कार्ड बनवाना होता था और उनको लाभ दिलवाना होता था। अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी, वो 30 रुपए में 30,000 की जो बीमा थी जो है वो उनको दिलवाना पड़ता था जो है। मान लीजिए उनको कुछ दिक्कत आ रही है, कार्ड में दिक्कत आ रही है, कार्ड सही कराना, बहुत सारी चीजें थी उसमें टेक्नोलॉजी में। तो वो सब कराते हुए हम लोग आगे बढ़े। फिर हमने बिहार देखा, राजस्थान देखा, गुजरात देखा, आपका हरियाणा देखा। तो लंबे समय तक काम करते करते एक समय ऐसा हुआ कि 4 स्टेट मुझे देखना पड़ता था। मतलब सुबह की फ्लाइट पकड़ता था मुंबई और शाम को जो है मैं गुजरात में होता था। तो जो दैनिक जीवन था जो है वो बड़ा डिस्टर्ब होने लगा। तो हमने कहा कि क्यों ना ही अब इसी फील्ड में अपनी कंपनी खोली जाए।
हमने अपनी कंपनी खोली उसी फील्ड में, जानकारी हमको थी जो है, तो हमने अपनी कंपनी के थ्रू पूरे देश में लगभग सभी स्टेटों में उस प्रोजेक्ट को किया। और मैं बड़ा भाग्यशाली हूं कि मुझे उस ग्राउंड लेवल तक जाना पड़ा कि जहां पर जाने के पहले लोग सोचते हैं। हमने ऐसे ऐसे जगहों पे काम किया, हमने उड़ीसा में नक्सलवादी वाले क्षेत्र में काम किया, मतलब ऐसा कोई बेल्ट नहीं रहा जहां पे हमने चित्रकूट, जो उस समय ददुआ हुआ करते थे, बहुत सारा गिरोह चलता था, ऐसी जगहों पे हम जा करके जो है काम करके फिर राजनीति। तो आपके जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है हेमंत जी, वो आपके परिवार में कैसे लोग, मतलब सरकारी जॉब में थे या खेती किसानी वाले लोग थे या प्राइवेट, मतलब किस तरह का आपका जो बैकग्राउंड है? सीधा सीधा ये कहें तो जैसे पिताजी हैं वो आपके किसान थे या? पिताजी हमारे इंटर कॉलेज के टीचर थे। अच्छा, टीचर। रिटायरमेंट उनका हुआ अभी 2017 में, और इस समय वो प्रधान है वहाँ पे। जो हमारे बड़े भाई थे जिसका मैंने जिक्र किया, वो शुरुआती दौर से ही जो है वो राजनीति में उनको बड़ा इंटरेस्ट था, और धीरे धीरे करके उन्होंने भी पहले जो है किसान यूनियन को चुना राजनीति के लिए, और किसान यूनियन में बहुत लंबे समय तक रहे। मतलब पूर्वांचल में उनको ऐसे ही नहीं जो है किसान का दर्जा दे दिया गया, संज्ञा दे दिया गया था, उन्होंने बहुत आंदोलन किया किसानों के लिए। तो वहां से जो शुरुआत हुई हमारे घर में राजनीति की, वो दौर अभी तक चलता आया, अब चलता आ रहा है, उसको आगे आप बढ़ा रहे हैं। आगे हम बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो मतलब ये कहा जा सकता है कि आपने नौकरी से शुरुआत की और उसी क्षेत्र में आपने अपने व्यापार को इस्टेब्लिश किया, और वहाँ पे आप जो फिनो टेक्नोलॉजी की आप बात कर रहे हैं या जो स्मार्ट कार्ड की बात कर रहे हैं, उसी क्षेत्र में आपने अपने व्यापार को और मजबूती से आगे बढ़ाया। मतलब ट्रेनिंग ली आपने नौकरी में रह के, ये कहा जा सकता है, और उसके बाद आपने उस ट्रेनिंग से ही अपने व्यापार को इस्टेब्लिश किया, उसी फील्ड के अंदर इस्टेब्लिश किया, और उसके बाद शायद फिर आप राजनीति में 2015 में पहली बार आपने अपना दल सोनेलाल जो पार्टी है उसको ज्वाइन किया। किसी ने अप्रोच किया, कैसे, मतलब आप अपना दल ही क्यों? देखिए, राजनीति से मुझे बड़ी घृणा होती थी। अच्छा। मैं भाई साहब की गाड़ी में जल्दी इसलिए नहीं बैठता था कि उस गाड़ी में झंडा लगा होता था, लेकिन अब चूंकि उनका आंदोलन इतना तगड़ा होता था कि उसको देखने के लिए उत्सुकता होती थी कि लोग करते कैसे हैं, ये बड़े बड़े आंदोलन कैसे खड़ा करते हैं, जनसमूह कैसे इकट्ठा होती है, हजारों की भीड़ कैसे आती है, तो वो सब देखने के लिए उस आंदोलन में मैं कभी कभी जाता था जो है। तो धीरे धीरे करके उनके उस आंदोलन को देखते हुए, उनका वो जज्बा देखते हुए, कहीं ना कहीं मैं भी प्रेरित हुआ कि यार, जन सेवा बड़ी सेवा होती है। और फिर जब ये देखा कि जिस समाज से मैं आता हूं, कुर्मी समाज, उस समाज पे मैंने स्टडी करना शुरू किया, तो देखा ये तो बहुत पिछड़े हुए लोग हैं। मतलब हमको तो कुछ जानकारी नहीं थी कि कौन समाज, कुर्मी, यादव, इस सब में नौकरी पेशा आदमी, आप जानते हैं कि पता ही नहीं होता जो है कि जाति धर्म ये सब क्या होता है। तो जब धीरे धीरे मैं उस चीज में गया तो देखा कि हमारा जो समाज है ये तो बहुत पिछड़ा हुआ समाज है, इनका कोई सुनने वाला नहीं है, इनका कोई रहनुमाई नहीं करता है। तो उस समय अपना दल, अनुप्रिया पटेल, मतलब 2014 तक, आप बिलीव नहीं करोगे, मुझे ये नहीं पता था कि अनुप्रिया पटेल हैं कौन। अच्छा। मुझे नहीं पता था, क्योंकि मुझे राजनीति से मतलब नहीं था, कोई सरोकार नहीं था आपका। 15 में जब मेरी एंट्री होती है अपना दल में, तो सवाल ये उठता है कि हमने अपना दल ही क्यों चुना जी। फिर हमने स्टडी किया अपना दल पे, लोगों ने मुझे बताया कि हाँ, अपना दल कुर्मी समाज की पार्टी है। फिर हमने डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी की जीवनी पे स्टडी किया। गहन मंथन करने के बाद ये लगा कि डॉक्टर साहब तो पूरा जीवन इस समाज के लिए समर्पित थे जो है, और आज उनकी बेटी उस पार्टी को आगे बढ़ाने का काम कर रही हैं। तो मुझे बड़ा खुशी हुआ कि कोई व्यक्ति अगर समाज को बढ़ा रहा है, बढ़ाने का काम कर रहा है, उसमें लगा हुआ है, तो क्यों ना उन्हीं के साथ लग करके इस समाज को, जो दबे कुचले लोग हैं, इनको और आगे बढ़ाने का काम किया जाए। तो वही एक क्षण था कि मुझे राजनीति में आने के लिए और प्रेरित कर दिया, और मैं अपना दल से जुड़ गया, मैं मेंबर बना। उस समय मेरे जनपद में कोई जिलाध्यक्ष भी नहीं था। ये बात 2015 लास्ट की है, 2015 अंतिम समय की बात है। 2016 में मैं
जिला अध्यक्ष बन गया वहां का, पहला जिला अध्यक्ष। मतलब शुरुआत आपकी एज अ जिला अध्यक्ष? जिला अध्यक्ष हुई। ये लोग जब देखे मुझे, एक कार्यक्रम करवाए वहां पे। अब चूंकि मैं कारपोरेट प्लानर भी रह चुका था तो सारी चीज बहुत अच्छे थे, मैनेजमेंट बहुत अच्छे से मैनेजमेंट बढ़िया किया। तो ये लोग प्रदेश टीम में लाना चाह रहे थे, लेकिन हमने कहा कि नहीं, राजनीति अगर मुझे आगे बढ़ना ही है तो क्यों ना पहले ग्राउंड लेवल पे राजनीति का पहले ककहरा सीखा जाए। सही बात है, बेसिक्स को समझा जाए। बिना उसके हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे। मैं ऊपर चला भी जाऊंगा तो पता लगा नीचे मुझे हमारा जिला अध्यक्ष, हमारा बूथ अध्यक्ष क्या कर रहा है मुझे पता ही नहीं चलेगा। तो पहले उस जगह से होकर के गुजरे ताकि आगे जब जाएं तो मुझे वो सब चीजें जानकारी में हों। सही बात है। तो मैं जिला अध्यक्ष बना वहाँ का, और जिला अध्यक्ष बन करके हमने 1 साल 1.5 साल वहाँ पे संगठन बनाने का काम किया। अपने समाज को धीरे धीरे करके पार्टी से जोड़ने का काम किया, और 17 में वहाँ पे विधानसभा का यही कारण रहा 1.5 साल में कि जो हमने वहाँ पे मेहनत किया, ग्राउंड लेवल पे लोगों को जोड़ा। जिस जिले में अपना दल का हमारे से पहले जिला अध्यक्ष नहीं था, और उस जनपद में विधानसभा की 1 सीट मिलना बड़ी बात होती है। कुछ तो किया रहा होगा मैंने। एक चीज हेमंत जी मेरे मन में चल रहा है, जैसे आपने बताया कि आपके जो बड़े भाई हैं उनकी हत्या हो गई चुनाव में, या जो भी आपने 2012 में शायद वो विधानसभा चुनाव लड़े थे कांग्रेस 2012, तो उसके बाद उनकी हत्या हो गई। आपको डर नहीं लगा, आप फिर वापस राजनीति में आ गए? देखिए, राजनीति में जो डर गया वो मर गया। नहीं मतलब बड़े भाई की हत्या होना, और जैसा आप बार बार अपने ट्रोलर्स को जवाब देना चाह रहे हैं, जो लोग आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि पे क्वेश्चन उठा रहे हैं कि आपके परिवार में कोई प्रधानी नहीं जीता, और शायद उनको पता ही नहीं है कि आपके बड़े भाई ने विधानसभा का चुनाव लड़ा और उनका चुनावी रंजिश में उनकी हत्या कर दी गई। ये तो बहुत बहुत बड़ा बलिदान है कि आपने समाज को, आप अपने कुर्मी समाज को आगे लाने के लिए आपके परिवार में लोग पहले से ही किसान आंदोलन से जुड़े रहे, और उसके बाद कहीं ना कहीं राजनीतिवश ही उनकी हत्या हो जाती है। ये तो बहुत बड़ा बलिदान है। मैं वही कहना चाह रहा हूं कि इतना बड़ा बलिदान देने के बाद भी अगर ट्रोलर्स है कौन? सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर आप मेरे फेसबुक पर जाएंगे, जो ट्रोलिंग करते हैं वो सब मिला के मुश्किल से 15 लोग हैं जी। आशीष पटेल कुल 30-35 जो है ट्रोलर्स रखे हैं जो पेड हैं। उनका एक आईटी सेल का बंदा है जो हमेशा उनको गाली, मियां बीबी को गाली भी देता है बाहर। गंभीर आरोप लगा रहे हैं आप आशीष पटेल हाँ, मैं इसलिए आपके कैमरे के सामने लगा रहा हूं, कोई बैक कैमरा नहीं लगा रहा हूं। जो उनका आईटी हेड है, जो लखनऊ कार्यालय में बैठा रहता है, एजेंट कहीं और का है, और बैठ करके इन्हीं मियां बीबी को वहां पे गाली देता है। ये दोनों लोगों को भी अच्छी तरीके से पता है, और उसी से ट्रोलिंग कराते हैं मुझे। जो है वो 30-35 जो पेड वर्कर्स हैं, पेड ट्रोलर्स कह सकते हैं जी। नहीं तो पार्टी का अब तक, मुझे 2022 अक्टूबर 2022 में मैंने अपनी पार्टी बनाई है, अब तक पार्टी का ना कोई राष्ट्रीय पदाधिकारी, ना प्रदेश पदाधिकारी, ना जिला अध्यक्ष, ना कोई एक भी व्यक्ति को अगर आप देखोगे तो कोई भी मेरे खिलाफ एक लाइन नहीं लिखा है। कहते हैं हेमंत जी, मैं आपकी बात को काटूंगा, कहते हैं कि हेमंत चौधरी ने अपने क्रियाकलाप से, अपनी कार्यशैली से वो अनुप्रिया पटेल के बहुत नज़दीक पहुंच गए, और बहुत, जैसे अनुप्रिया जी बहुत मानती थी, आशीष भी बहुत मानते थे इनको। ऐसा क्या हुआ कि आप, मतलब यहाँ तक नौबत आ गई कि आपको पार्टी से इस्तीफा देना पड़ा, आपने पार्टी छोड़ दी, और आप आज उन्हीं के ऊपर आरोप लगा रहे हैं? 17 में जब सरकार बनी तो मार्च में मुझे युवा मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। आपकी कार्यशैली को देखते हुए, आपकी ऊर्जा को देखते हुए मेरे सामने खुला विकल्प था। आशीष जी ने खुला विकल्प रखा था कि राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष मेन, क्योंकि मेरी उम्र कम थी उस समय जी, तो उन्होंने बोला था कि 2 पद छोड़ करके जो तुम्हें लेना हो ले लो जी। चूंकि मैं उम्र कम थी तो उसी पर सबकी सहमति बनी कि युवा मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष मैं बन जाऊं। मैंने काम करना शुरू किया प्रदेश में, और 24 घंटे में से 18 घंटे मैंने काम किया। वर्कहोलिक थे आप? 2-2 बजे तक कार्यालय पे इनके साथ बैठ करके मैं वर्क करता था। अगर वो लखनऊ छोड़ के किसी जनपद में कार्यक्रम में जाते थे, इनका सोशल मीडिया चेक करवा लीजिएगा, तो
तो मैं बिना मेरे नहीं जाते थे उस कार्यक्रम में। मैं होता था, मैं नहीं कहता था, कह रहा हूं कि बिना मेरे उनकी जीवन नहीं चलता था, लेकिन मैं उसका सक्रिय कार्यकर्ता पार्ट की होता तरह था, आप थे पार्ट पूरी होता तरीके था। से। लेकिन धीरे धीरे करके अंदर खाने कार्यकर्ताओं की अनदेखी करना शुरू कर दिए थे। लेकिन चूंकि मैं उसका पार्ट था, हिटलर शाही शुरू कर दिए थे, मैं उस हिस्सा था, उनकी प्लानिंग का एक हिस्सा होता था मैं, तो वो सब अनदेखी करना मेरी मजबूरी थी। 22 का चुनाव आता है, सीटें होती हैं, मुझे भी बोला जाता है कि हाँ आप चुनाव की तैयारी करो। चुनाव की तैयारी किया। दुख इस बात का नहीं है कि मुझे टिकट नहीं दिए, दुख इस बात का है कि आपने जिसको टिकट दिया वो अगर हमारे जनपद का होता, उस विधानसभा का ना होता, जनपद का होता जो है, तब भी मुझे दुख नहीं होता। 22 की बात कर रहे हैं 22 की बात कर रहा हूं। एक ऐसे व्यक्ति को, मैं उस व्यक्ति की गलती नहीं दे रहा हूं। अगर ये पानी का बोतल बिक रहा है तो इसको खरीदने वाले, इसकी बोली लगाने वाले बहुत सारे लोग होंगे, तो मैं उस व्यक्ति की गलती नहीं दे रहा हूं। वो तो बिक रहा था, उसने खरीद लिया उस बोतल को, वो नहीं खरीदता कोई और खरीदता, तो गलती उस व्यक्ति की नहीं है, गलती उस सौदागर की है जो उसका सौदा कर रहा था। खुले मार्केट में बोतल को रख दिया था, उसका सौदा कर रहा था कि आओ पूरे प्रदेश के लोग, जितना इसकी ज्यादा बोली लगाओगे ये बोतल मैं उसको दूंगा। तो सौदागर ने सौदा किया और सौदा नोएडा के एक व्यापारी ने खरीद लिया उस सौदा। और आप उस सौदे में पीछे रह गए। अब पीछे क्यों ना रह जाऊं? पहली चीज, मैं कुर्मी समाज का था क्या हूं, मतलब कुर्मियों को बढ़ते नहीं देखना चाहते। हो सकता मैं उस जिस व्यक्ति ने उस खरीदा था उससे ज्यादा अगर मैं देता जो है आसिफ जी को, तो शायद मुझे नहीं देते। कारण क्योंकि मैं कुर्मी था, उनको लगता था कि ये तेज है, एक कुर्मियों का नेता बन जाएगा। लेकिन आपको तो प्रदेश अध्यक्ष युवा बनाया ही उन्होंने, आपकी नजदीकियां भी उनसे रहीं, मतलब दोनों लोगों से रहीं। जैसा कि हमने पढ़ा है आपके बारे में, लोगों से जाना है, आप खुद भी कहते हैं कि देखिए नजदीकियां इसलिए रही क्योंकि हमने काम किया। आज अगर वो हमको सड़क छाप कहते हैं, 2 कौड़ी का इंसान कहते हैं, तो भैया उस समय आप लेकर के मुझे 18-18 घंटे बैठे क्यों रहते थे? मुझे पूरे प्रदेश में क्यों लेके जाते थे? मुझे अपने हर पापों में भागीदार क्यों बनाते थे? कहीं ये अंगूर खट्टे वाली तो बात नहीं है हेमंत जी की, नहीं मिले तो अंगूर खट्टे हैं वो वाली? अंगूर खट्टे हैं या मीठे वो अपना अलग सवाल है। मैंने फिर आपको बोला, मुझे दुख इस बात का नहीं है कि उन्होंने मुझे टिकट नहीं दिया। दुख इस बात का है कि उस जनपद में मैंने अपने समाज के लिए, कार्यकर्ताओं के लिए दिन रात उनके साथ लगा रहता था। हमने क्या क्या नहीं किया उस जनपद के लोग जानते हैं। दुख इस बात का है कि जिस व्यक्ति को आपने टिकट दिया वो कितने दिन वहां पर निवास कर रहा है और कितने दिन कितने कार्यकर्ताओं का काम कर रहा है। 1.5 साल हो गया वो विधायक जी पार्टी के कार्यालय पे नहीं आए। जीतने के बाद 1.5 साल हो गया वो पार्टी के कार्यालय में नहीं गए, कोई भी पार्टी की बैठक में नहीं गए। किसी भी कार्यकर्ता अगर किसी भी दिक्कत में फंसा हुआ है तो आज तक ना कार्यकर्ता उनके यहां जाता है और ना विधायक जी जाते हैं। तो आप ऐसे, मैं फिर कह रहा हूं, मतलब दुख विधायक की गलती नहीं दे रहा हूं, मतलब बाहरी व्यक्ति को टिकट दिया आप किसी लोकल व्यक्ति को, मुझे मान लीजिए मेरे अंदर 50 कमियां थी, आपको लगता था कि हेमंत चौधरी टिकट पा जाएगा, युवा है या जो भी है, XYZ जो भी था, जो है कमी मान लीजिए मेरे अंदर थी, और भी लोग मांग रहे थे जिले के, आप उनको टिकट दे दिए होते। कम से कम उस जनपद के लोगों का दुख दर्द तो समझता, और नहीं तो भाग के कहां जाता वो? रहना तो उसको उसी जनपद में था। लोग कार्यकर्ता पदाधिकारी घर पे नहीं पहुंच जाते। आप ऐसे व्यक्ति को दिए हो जो महीने में हफ्ता 10 दिन वो रहते ही, मान लीजिए वो बाहर रहते हैं बेचारे, क्योंकि उनका कारोबार बाहर है। बस दुख इस बात का है, अंगूर खट्टा मीठा का यहां कोई मतलब ही नहीं संजीव भाई जी। मुद्दा सिर्फ इतना है कि आपने कुर्मी समाज को भरे बाजार में नीलाम किया, सौदा किया उसका। दुख इस बात का है आपको? दुख इस बात का है। अच्छा, मुझे जिस समाज को हमने इकट्ठा किसी तरीके से किया था पूर्वांचल में, उस पूरे कुर्मी समाज का आपने सौदा कर लिया। एक और आपने बड़ा गंभीर आरोप लगाया है अनुप्रिया पटेल जी के ऊपर कि जब वो वाणिज्य मंत्री थी केंद्र में तो उनके पास बहुत सारे बोर्ड हुआ करते थे, कॉफ़ी बोर्ड, चाय बोर्ड। आपने ही आरोप लगाया है कि उन्होंने कभी भी किसी कुर्मी समाज के व्यक्ति को आगे नहीं बढ़ाया, वो चाहती तो एडजस्ट
कर सकती थी, या आपके वर्ड हैं कुछ एडजस्टमेंट वाले, क्या कहानी है वो थोड़ा सा बताएं कॉफी हमें। बोर्ड, सी बोर्ड, कई सारे बोर्ड थे उसमें। वो एडजस्टमेंट वाली क्या बात है? मैं एडजस्टमेंट की बात बता रहा हूं। हर बोर्ड में मेंबर होते हैं जी। अगर उस बोर्ड है, डायरेक्टर है, तो उसका मेंबर भी होते हैं। मेंबर बनाने का काम मंत्री का होता है। ठीक बात तो है। अगर आप चाहती, आप वाकई में उस समाज को आगे बढ़ाना चाहती हो, जिस समाज का दम भरते हो आप, पिछड़ा समाज, दलित समाज या कुर्मी समाज, तो कम से कम, अरे मैं ज्यादा नहीं कह रहा हूं, इतने सारे बोर्ड थे, अपने समाज के कम से कम 10 लड़कों को उसमें सदस्य बना दी होती। वो तो आपके हाथ में था ना जी। आपके हाथ में मंत्री बनाना आपके हाथ में नहीं, मैं मान लिया, लेकिन वो उस बोर्ड में मेंबर बनाना वो आपके हाथ में था। वो आप बना सकती थी, आपने नहीं बनाया। आप न्यायपालिका में गला फाड़ती हैं कि न्यायपालिका में कॉलेजियम सिस्टम है, वहां पर न्याय नहीं मिलता पिछड़ों को, दलितों को। आपको इंटरनेशनल कोर्ट में, मैं बहुत ध्यान से सुनिएगा, इंटरनेशनल कोर्ट में आपको ब्रीफ होल्डर बनवाना था। उस समय पिछड़ा दलित कहां चला गया था? आपने एक दूसरे समाज के व्यक्ति को वहां पर आपने जो ब्रीफ होल्डर बनाया, तब पिछड़ा दलित कहां चला गया था? और आप गला फाड़ के चिल्लाती हो कि न्यायपालिका में जो है पिछड़े और दलित की भागीदारी नहीं है। अरे जहां पे आपको देना था वहां पे तो आप दे नहीं पाई, जो आपके हाथ में था वहां तो आप एक ऐसे व्यक्ति को बैठा दी जो पिछड़ा दलित का ही नहीं है। कहां से आपको लगा कि जो है पार्टी भटक गई है, और कहीं ना कहीं जो आपकी मेन राजनीति थी कि आपको कुर्मी समाज जो शोषित वंचित है उनको आगे लेके जाना था, कहां से आखिर बात कहां से बिगड़ गई? देखिए, हम शुरू करते हैं फिर 2017 से, जब पुरानी अपना दल विवादों में आ गई थी वो पार्टी। तो उस समय 2017 चुनाव से ठीक पहले अपना दल सोनेलाल एक नई पार्टी बनकर आती है। उसके हम लोग फाउंडर मेंबर हैं। हमारे अपना मोर्चा में जितने भी लोग हैं उस सभी के सभी, उसमें से बहुत सारे लोग तो अपना दल, जो पुरानी अपना दल थी, उसके फाउंडर मेंबर हैं, और सभी लोग अपना दल सोनेलाल के फाउंडर मेंबर हैं। तो हम लोगों ने एक नई पार्टी का गठन उस समय हुआ, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष जवाहरलाल पटेल हुए। उसके बाद मार्च में चुनाव खत्म हो जाता है। मार्च के लास्ट में अचानक आशीष पटेल, जो कि जूनियर इंजीनियर थे, हालांकि अपने आप को यही बोलते हैं, चलिए उन्हीं की बात सही यही है वो, तो उनकी अचानक राजनीति में एंट्री होती है। तब तक वो पीछे से सारा खेल खेलते थे। और देश की ये पहली पार्टी होगी अपना दल सोनेलाल, जो कि कार्यकर्ताओं ने पार्टी को बनाई थी। जवाहरलाल पटेल उसके अध्यक्ष थे। उसके पहले ही दिन मुझे लग रहा कि वो सदस्यता भी नहीं ग्रहण किए थे, और पहले ही दिन उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाता है। जवाहरलाल पटेल को राष्ट्रीय सचिव बना दिया जाता है। उनको ये बोल दिया जाता है कि भाई पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आपको लिखने का पावर नहीं है। राष्ट्रीय सचिव उनको दिखा दिया जाता है कि हाँ बीमार थे, इस दुनिया भर की कहानी गढ़ करके बना दिया जाता है। अब शुरू होता है खेल उस पार्टी में आशीष पटेल का। आए दिन कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित करना, बेइज्जत करना, सरेआम, मतलब कुछ भी, कोई बचा नहीं था मामला जो कार्यकर्ताओं के साथ वो ना करें। वो धीरे धीरे चलता रहा। आपके साथ भी कभी दुर्व्यवहार किया उन्होंने? नहीं, पर्सनली मेरे साथ नहीं किया। अच्छा। मैं झूठ नहीं बोलता, क्योंकि मैं इतना काम करता था पार्टी के लिए कि हो सकता है शायद उसकी वजह से कभी मेरे साथ दुर्व्यवहार ना किया हूं। बट मैं सच बोल रहा हूं कि कभी उन्होंने, जब तक मैं अपना दल में था, मेरे साथ दुर्व्यवहार नहीं किया। लोगों के साथ करते थे, मुझे उसमें भागीदार जरूर बना लेते थे। किसी के खिलाफ ग्रुप में लिखना हुआ तो मेरा मोबाइल उठाए, खट खट लिख के ग्रुप में डाल दिए। अब अगला व्यक्ति तो ये सोचेगा कि हेमंत चौधरी लिख रहा ना, लिखते वो थे। फेसबुक पे कोई पदाधिकारी या किसी समाज से व्यक्ति के खिलाफ लिखना होता था, मेरा ओपन किए, खट खट कर लिख दिए, चला गया। दोषी कौन? हेमंत चौधरी। लिख कौन रहा है? आशीष पटेल। तो इस तरीके का वो खेल करते रहते थे। वो अभी भी करते हैं, ऐसा नहीं, जो अभी भी उनके करीब होंगे उनके साथ भी ऐसे ही करते होंगे। उनका इस्तेमाल करके किसी दूसरे के ऊपर टारगेट करते रहते थे। तो कार्यकर्ता धीरे धीरे करके वो हताश वहां होना शुरू कर दिए। ये सब मेरी आंखों के सामने होता था, और हम लोग चाह करके भी कुछ नहीं कर पाते थे। जब पार्टी से हम लोग अलग हुए, हमने अपनी पार्टी बनाई, तब मुझे लगा कि वो जो कार्यकर्ता, वो पदाधिकारी, वो विधायक जो वहां पे घुट घुट करके जी रहे हैं, इनकी आवाज को उठाना चाहिए। क्योंकि हमने बहुत लंबे समय तक कार्य वहां पे किया था, और वो पदाधिकारी कार्यकर्ता जब एकांत में मुझसे मिलता था
तो आंख से उनके आंसू आता था। वो प्रताड़ना मियां बीबी मिलकर करते थे दोनों लोग जो है। वो दिल्ली बैठ करके टारगेट सेट करती थी और उसको एग्जीक्यूट करने का काम आशीष पटेल का होता था। कुछ अच्छे कार्य जो आपने अपना दल में रहते हुए किया एज अ प्रदेश अध्यक्ष? देखिए, वहां पे आपको स्वतंत्रता नहीं है। आप स्वतंत्र रूप से अपने मन से कोई कार्य नहीं कर सकते। आपको जो काम दिया जाएगा कि ये काम आपको करना है, वही काम आप कर सकते हो। आप अपने मन से बूथ अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष की इतनी हैसियत नहीं है। आप राजकुमार पाल अभी जो इस्तीफा दिए हैं उनसे पूछिएगा, प्रदेश अध्यक्ष की इतनी हैसियत वहां नहीं होती है कि वो विधानसभा अध्यक्ष बना पाए। सारा का सारा पावर आशीष पटेल के पास रहता था। मैं यहां तक बता रहा हूं, आपके इस शो पे पावर टॉक विद संजीव, इस मंच पे बोल रहा हूं मैं आपको कि आप कभी भी अनुप्रिया पटेल जी मिले तो उनसे खाली एक सवाल पूछ लीजिए कि मैडम अपने प्रदेश के 10 जिलाध्यक्षों का नाम बता दीजिए। ज्यादा नहीं, मैं 10 जिलाध्यक्ष की बात कर रहा हूं। वो शायद नहीं बता पाएंगे। वो एक झटके सोच सोच के 2-4-6 नाम हो सकता बता दें, क्योंकि उन्हें मतलब ही नहीं होता है। वो तो वहां से बैठ के टारगेट देती हैं आशीष पटेल को, वो यहाँ पे अपने हिसाब से काम करते हैं। अच्छा, यही रीज़न है कि एक एक करके सारे लोग पार्टी जो है, जैसे राजकुमार पाल जी का नाम आपने लिया, आप खुद पार्टी छोड़ के आए, विजेंद्र पटेल भी उन्हीं में से एक हैं, कई सारे फाउंडर मेंबर्स हैं जो सब लोग का यही आरोप है। राजकुमार पाल जी ने भी अनुप्रिया पटेल जी के ऊपर ये आरोप लगाया कि मियाँ बीबी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। क्या ये वास्तविकता है? ये 1000 सत्य है, 1000% सत्य है ये कि वो एक मियाँ बीबी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन के रह गई है। संगठन नहीं है वो। संगठन नहीं है, संगठन तो दूर दूर तक नहीं है। बहुत सारी बातें हैं, कम समय में बोल दूंगा जो है इसको। टिकट जब लेने की बारी आती है, सीटें जब लेते हैं भारतीय जनता पार्टी से, तो कुर्मी के नाम पर लेते हैं कि भाई हमारे साथ कुर्मी है, उस वजह से हमको टिकट दीजिए। अच्छा, बहुत सही आपने कहा कि हमारे साथ कुर्मी है। फिर कुर्मी बाहुल्य सीटें जीत क्यों नहीं पाते हैं आप? वही बताने जा रहा हूं आपको। तो जितनी भी सीटें लेते हैं उसमें ये लोग आधी सीटें आरक्षित ले लेते हैं कि मतलब वहां पे कुर्मी क्लेम ही नहीं कर पाए कि हमको भाई साहब चुनाव लड़वा दीजिए। जो आधी बचती हैं उसमें से जो है कुर्मी अपना क्लेम करते हैं, कुछ सीटें मिल जाती हैं। पहला सबसे बड़ा जो है ये लोग घात कहां पे करते हैं कि कुर्मी समाज के किसी जो एक बार विधायक हो गया उसको दूसरी बार टिकट नहीं देते हैं। अच्छा, हाँ, दूसरी बार टिकट नहीं दे। इस बार इकलौते जयकुमार जैकी हैं जिनको टिकट मिला, और कैसे मिला वो उनसे बेहतर कोई नहीं जानता है। उन्होंने कैसे उस टिकट को लिया जो है, एक मंत्री और 4 दिन बैठ करके कार्यालय पे रात के 2-2, 3-3 बजे तक वो बाहर बेचारे पड़े रहते थे। बीजेपी में जाकर के जुगाड़ लगाए, तब जाकर के उनको टिकट मिला। अब बात आती है वोट बैंक की। ये कहते हैं हमारे साथ कुर्मी समाज है। अगर होता तो 2022 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी कुर्मी बाहुल सीटों पे कहां से कैसे हार गई। लोकसभा भी जो बीता उसमें तो छोड़ दिए, बाकी सीटें मिर्जापुर तो कुर्मी बाहुल है। मैडम बेचारी बमुश्किल से जो है जीती हैं। 18-19 राउंड तक लगातार पीछे चली वो। और वो क्षेत्र मड़िहान कुर्मी बाहुल्य क्षेत्र है, मड़िहान विधानसभा वहां का संजीव जी, वहां से चुनाव जो है हार रही हो आप। चुनार जहां पे आप मतलब चुनार तो पूरे प्रदेश में मतलब गढ़ माना जाता है कुर्मियों का, जहां पर आप 30-30 हजार 40-40 हजार की लीड लेती थी, मुश्किल 15,000-18 हजार वोट से जो लीड ले पाई। 50-50 हजार की लीड होती थी वहां पे इनका, बड़े मुश्किल से 15-18 हजार की लीड। चुनार विधानसभा ही इनकी लाज बचा दिया। वहां के कुर्मियों ने, मुझे लग रहा अंतिम समय में उनका हृदय परिवर्तन हो गया इनसे, तो वो उन्होंने कुछ वोट दे दिया, नहीं तो ये तो चली गई होती। तो अगर कुर्मी समाज आपके पास है तो आप अपना सीट क्यों बड़े मुश्किल से बचा पाई। प्रधानमंत्री जी की सीट बनारस बड़े मुश्किल पे 1.5 लाख वोट से चुनाव जीते वो। बनारस कुर्मियों का बाहुल्य है। आप रोहनिया विधानसभा जहां से पहली बार ये विधायक चुनी गई थी, कुर्मी बाहुल्य है। इनका खुद का विधायक है वहां पे एक। इन सारी सीटों पे जो कुर्मी बाहुल्य सीटें बनारस में थी, वहां पे जो मार्जिन पिछले चुनाव में 2019 में था वो घट के आधे से भी कम हो गया। वो सीट जहां पे देश के प्रधानमंत्री चुनाव लड़ रहे हैं, उस लोकसभा की जो कुर्मी बाहुल्य सीटें हैं, वहां का जो 2019 में मार्जिन था प्रधानमंत्री जी का, 2024 में मतलब आपका कहने का मतलब सीधा सीधा यह है कि कुर्मी जनाधार जो है
वो कम हो रहा है कुर्मी समाज का कम नहीं हुआ है। हाँ। इन्होंने जो नीलामी किया है कुर्मी समाज का, जो मार्केट में नीलामी किया है, उससे आहत होकर के कुर्मी समाज एकदम आहत है। आप ग्राउंड पे जाएंगे, नाम अगर ले लोगे तो मुझे लग रहा 100 गाली वो दे देते हैं। तभी आप लोगों ने अब अपना मोर्चा अपना फाइनल बना लिया है। इन सब चीजों को देखते हुए सभी लोग इकट्ठा हुए और अपना मोर्चा हम लोगों ने अब गठन अपना किया। मोर्चा के बारे में बताइए हेमंत जी, थोड़ा सा अपना मोर्चा जो आप लोगों ने, ये तो ठीक है कि 2015 से आप 22 तक रहे पार्टी में और काफ़ी लोग धीरे धीरे नाराज होते गए, और जो पायलट मेंबर्स थे, मैं ये कह सकता हूँ जो लोग फाउंडर्स थे, वो कहीं ना कहीं अब अपना दल सोनेलाल जो पार्टी है उसका साथ, उसका दामन छोड़ चुके हैं और अब उन लोगों का नया घराना अपना मोर्चा हो गया है। सही बात है ये? यहाँ तक अपना मोर्चा के बारे में बताइए, इसका विजन बताइए हमें कि अब यहाँ से आप जो आपका कुर्मी समाज है जिसके लिए आप लोग मतलब राजनीति कर रहे हैं, जो वो पिछड़ा समाज कह के, उसके लिए अब आगे के लिए क्या प्रोविजन है आपका? देखिए, अपना मोर्चा का जो गठन हुआ है, ये जो कुर्मी समाज की नीलामी मियाँ बीवी प्राइवेट लिमिटेड लंबे अरसे से करते आ रहे थे, जो कि आज पीड़ित हैं, दुखी हैं, इन सबको पहले हम इकट्ठा कर रहे हैं। बहुत सारे लोग, जब से हम लोगों ने मोर्चा बनाया, पूरे प्रदेश से बहुत बढ़िया समर्थन हम लोगों को मिल रहा है और जल्द ही हम लोग अलग अलग जनपदों में कार्यक्रम करने की रूपरेखा हमारी ऑलरेडी बन चुकी है। जल्द ही हम उस रूट पे निकलने वाले हैं। हो सकता है इस महीने के लास्ट से ही हर चीज़ की शुरुआत हो जाए। मतलब 27 की तैयारी आप अभी से शुरू कर रहे हैं? हाँ, 27 की तैयारी। देखिए, पहले हम अपना समाज को इकट्ठा करने का काम कर रहे हैं, एक आप उस बैनर के तले और लाना उसी के तले एक बैनर तले लाना चाहते हैं। उसी के बाद जो है हम 27 की तैयारी, जिसके राष्ट्रीय संयोजक बिजेंद्र पटेल जी हैं। जी जी जी। उसमें कितने लोग हैं कुल जो मेन सूत्रधार हैं उसके अपना मोर्चा के अभी फिलहाल? देखिए, अभी तो मेन रूप से 4-5 पार्टियां हम लोग सम्मिलित हुए हैं। एक आप खुद हैं उसमें? एक हम हैं, एक अपना दल बलिहारी के धर्मराज पटेल जी हैं, जो कि 2017 में ही अपना दल छोड़े थे और फाउंडर मेंबर थे अपना दल के, और उस समय राष्ट्रीय महासचिव थे अपना दल सोनेलाल के। अच्छा। उनकी पार्टी इसमें है, हमारी है। बौद्ध अरविंद सिंह पटेल, जो कि इस समय जो है पूर्वांचल विकास बोर्ड के मेंबर भी हैं, वो हैं, उनका भी संगठन है अपना। और एक महेंद्र सिंह हैं, उनका भी अपना संगठन है। तो ये 4-5 संगठन मिलकर के अभी शुरुआत कर रहे हैं। अभी हमारे साथ बहुत सारे संगठन, बातचीत सबके साथ फाइनल हो चुकी है। डेट कुछ का तो फाइनल कर दिया है, कब सम्मिलित होना है लोगों को। ऐसे जो आता जा रहा है उनको डेट हम लोग देते जा रहे हैं। मतलब मजबूत करेंगे आप कुल मिला के। हाँ। सारे लोगों का विजन ये है कि आप सारे लोग कुर्मी समाज, पटेल समाज को आप मजबूत करेंगे। किसके साथ जाएंगे आगे? मजबूती की बात तो जाहिर सी बात है, आप सत्ता में रह के में ही करेंगे। हम गए कहाँ हैं? हम तो 2014 से जब से एनडीए गठबंधन हुआ है, हम तो उसी गठबंधन के साथ हैं। हम गए कहाँ? मुद्दा तो यही है, जो लोग कह रहे हैं सपा के साथ जाएंगे, इनके साथ, उनके साथ। अरे हम तो जहां पे थे हम तो वहीं पर हैं। हमको बता दीजिए, अगर जितने भी लोग मेंबर हैं इसमें अपना मोर्चा में, कोई कहीं गया हो? नहीं, जैसे अब जो नया मोर्चा आपने अपना मोर्चा बनाया है, ये किसी न किसी राजनीतिक हम अभी हम एनडीए के साथ हैं। अच्छा, एनडीए के साथ रहेंगे। अपना दल सोनेलाल के फाउंडर मेंबर हमारे साथ हैं, तो एक तरह से अपना दल सोनेलाल हमारा ही है। ये तो नकली लोग हैं मियां बीबी, इनके पास बचा क्या है? अरे हम जो वहां के मुद्दों को उठा रहे हैं, संजीव जी, आप विश्वास नहीं करेंगे, वहां के पदाधिकारी रात में फोन करते हैं कि भाई साहब जो काम कर रहे हैं बहुत बढ़िया कर रहे हैं, कम से कम यहाँ के मुद्दों को उठा रहे हैं, तो थोड़ा बहुत सम्मान हम लोगों को मियां बीबी अब दे रहे हैं। नहीं तो पहले तो सम्मान तो छोड़िए, बैठना मुश्किल हो गया था। यही कारण है क्या कि आशीष पटेल जी का उनको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया गया? दूसरी बात, सेकंड रो में उनको लाके खड़ा कर दिया। आशीष पटेल, अनुप्रिया पटेल कुर्मियों के साथ फिर से छल किया उन्होंने। छल इसलिए किया, अगर आपको लगता है कि सारा दोष आशीष पटेल का है, कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न आशीष पटेल कर रहे हैं, पदाधिकारियों का आशीष पटेल कर रहे हैं, विधायकों का भी वही कर रहे हैं। मंत्रालय में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है संजीव जी, जिसका मुद्दा भी बीच में उठा भी था, चरम सीमा पे है। आप कुछ भी उठा के देख लो, कहीं भ्रष्टाचार तो हर कदम कदम पे उनके विभाग में बैठा हुआ है। ये बात मैडम को अच्छी तरीके से पता है। तो आप उनका डिमोशन करके राष्ट्रीय उपाध्यक्ष क्यों बना रही हो? आप सीधे मंत्री पद से क्यों नहीं उनका इस्तीफा दिलवा रही हो? जो 13 विधायक हैं उनमें से किसी एक को क्यों नहीं बना रही हो? क्या उसमें दलित और पिछड़ा वर्ग के जो विधायक नहीं है?
क्या खाली आप ही दोनों मियां बीवी मंत्री बन सकते हो? तो ये पूरा वो एजेंडा चला रही हैं खाली कुर्मियों का ध्यान भटकाने के लिए कि नहीं 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 नहीं, नहीं देखो हमने आशीष पटेल का डिमोशन कर दिया। अरे क्या कर दिया भैया डिमोशन? अगर किया तो उनको मंत्री पद से हटाओ ना। सही बात है। राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी और बनाओ ना। इतने सारे कार्यकर्ता बैठे हुए हैं, पदाधिकारी सीनियर मेंबर हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव आज तक क्यों नहीं हुआ पार्टी में? जी जी जी, सवाल तो ही उठता ना। आप कहते हो लोकतंत्र है हमारी पार्टी में, कहां गया लोकतंत्र? सही बात है। आप चुनाव कराइए राष्ट्रीय अध्यक्ष का, बनाइए किसी पुराने जो डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी के साथ चलने वाला व्यक्ति जो आज इतने लंबे अरसे से काम कर रहा है। अब आप लोग अपना मोर्चा में आ गए हैं तो शायद वो कल्चर आप वहां पे डेवलप करेंगे। आने वाले समय में क्या चंद्रशेखर जी के टच में हैं आप? उनसे उनको जोड़ रहे हैं अपना मोर्चा में? आपने क्या पल्लवी पटेल जी से बात की है? किससे बात कर रहे हैं? हमारी बात सबसे होती है, सभी हमारे मित्र हैं। अच्छा, ऐसा नहीं है। अपना मोर्चा में सबका स्वागत है। हम ये नहीं कह रहे कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन आएगा, ये मैं नहीं कह रहा हूं। लेकिन ये है कि हमारी बात होती है लोगों से और हम तो सबका स्वागत करते हैं, हम सबको कहते हैं, चाहे वो छोटा संगठन हो, चाहे वो बड़ा संगठन हो, चाहे वो छोटी पार्टी हो, बड़ी पार्टी हो। पल्लवी पटेल जी को व्यक्तिगत रूप से आमंत्रित किया आपने इसमें अपना मोर्चा में आने के लिए? नहीं, अभी नहीं हमने व्यक्तिगत रूप से किया है। हमारी बात होती रहती है उनसे भी, व्यक्तिगत मामलों पे, सामाजिक मुद्दों पे भी बात होती है, लेकिन अभी इस तरह की कोई हमारी बात नहीं। अनुप्रिया पटेल जी से कोई बातचीत हुई आपकी? नहीं, कभी नहीं। छोड़ने के बाद 2022 में जब हमने पार्टी छोड़ा तब से आज तक तो पति पत्नी दोनों से मैं बहुत दूर रहा, हाथ जोड़ लिया कि भगवान ऐसी जगह पे दोबारा आना ना पड़े मुझे। और जीवन में, आपके इस मंच पे कह रहा हूं, पूरा जीवन उस परिवार के साथ कभी नहीं जोड़ूंगा मैं। देखिए, राजनीति तो कभी परमानेंट लड़ाई कभी किसी के साथ होती नहीं है। तो हो सकता है कोई ऐसा मेल मिलाप आपका कहीं लिखा हो, चलिए वो तो भविष्य तय करेगा। अब कुछ और मुद्दे हैं जो इस समय के जीवंत मुद्दे हैं। बहुत अच्छी राजनीति आप लोग अपना मोर्चा के थ्रू करने जा रहे हैं, जो विज़न आप लोगों से समझ में आया है। थोड़ा सा पिछड़े दलितों की आप बात कर रहे हैं। इटावा में एक घटना हुई है अभी, क्या कहना चाहेंगे, क्या राय है आपकी उसके ऊपर? देखिए, उसमें जो भी दोषी हो उसको सजा मिलनी चाहिए। जिसने भी ये सारा गलत काम किया उसको सजा मिलनी चाहिए, जिसके साथ गलत काम हुआ उसको न्याय मिलना चाहिए। बाकी धर्म की बात है, मुझे लग रहा है कि धर्म के जो ज्ञानी लोग हैं वो बेहतर तरीके से समझ पाएंगे किसको कथा करनी है, किसको नहीं करनी है, वो उनका विषय है। हमारा विषय यह है कि जिसके साथ अन्याय हुआ उसको सरकार न्याय देने का काम जरूर करेगी। अच्छा, एक और, अभी कल से श्रावण मास चालू हो गया है, एक नया एजेंडा आया है कि आपको अपना नेम प्लेट लगाना पड़ेगा, और उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, इसका कुछ लोग गलत फायदा उठाते थे। कई बार संज्ञान में आया, सोशल मीडिया के माध्यम से ये सारी चीज़ें आती रहती हैं कि उसका गलत फायदा लोग उठाते थे। तो अगर सरकार ने ऐसा किया तो मुझे नहीं लग रहा कि ये कोई बहुत बड़ा मामला है। अगर उन्होंने कहा नेम प्लेट लगाने का, तो इससे क्या है कि जो दुष्प्रचार होता था, मान लीजिए गलती से ही सही, जो भी होता था, जो भी कांड हुए पिछले सालों में जो है, तो उससे हम लोग बच सकते हैं। सरकार समय रहते ही अगर ये कदम उठाया तो अगर जो भी वो दोषी होगा, जो भी करने का प्रयास करेगा, तो कम से कम वो पकड़ा जाएगा। आप सरकार के साथ पहले धर्म के आड़ में वो लोग छुप जाते थे और सरकारें भी उनके खिलाफ कार्रवाई करने से बचती थी जो है। तो अब नेम प्लेट लगाने से कौन क्या है, किस धर्म का है, ये पता चल जाएगा। अगर कोई कुछ गलत काम कर रहा है तो धर्म आड़े नहीं आएगा संजू जी, वो पकड़ा जाएगा और सरकार भी उचित कार्रवाई उसके ऊपर कर सकेगी, और कोई भी धर्म का व्यक्ति या किसी पार्टी का व्यक्ति उस बीच आकर के जो है राजनीति करने का प्रयास नहीं करेगा। फिलहाल तो यही लग रहा है कि नए किरदार आते जा रहे हैं, मगर नाटक पुराना चल रहा है। राजनीति को देख के जो क्षेत्रीय दल हैं वो कहीं ना कहीं अब जो राजनीति है वो उस हाशिए पर आ गई है कि हर कोई अपने समाज की, ठीक है, समाज के नाम पे ही लोग राजनीति कर रहे हैं, चाहे बहुत सारी पुरानी पार्टियां, क्षेत्रीय दल रहे हों। और अभी जो अपना मोर्चा आप लोगों ने गठित किया उसमें भी कहीं ना कहीं यही लग रहा है कि जो आपकी जो मेन राजनीति है वो कुर्मी समाज के ऊपर ही डिपेंड करती है। उसमें कहीं थोड़ा बहुत स्थान जो अन्य बिरादरी हैं उनको भी मिलेगा, दलितों को मिलेगा, या सिर्फ आप कुर्मी समाज के हक की लड़ाई लड़ रही है? बिल्कुल, बहुत सही सवाल आपका।
जिस समाज की लड़ाई के लिए हम लोग अपना सब कुछ छोड़ करके आए थे, तो जाहिर सी बात है कि हम अपने यहाँ उस समाज को थोड़ा सा ज़्यादा जगह देंगे। हम ये नहीं करें कि हम पूरी जगह हम कुर्मी समाज को देंगे, लेकिन अन्य की अपेक्षा में हम थोड़ा उनको जगह ज़्यादा देंगे। समाज सारे लोग रहेंगे, सर्व समाज के लोग हमारे साथ रहेंगे और हैं भी। अपना मोर्चा भी देखिएगा, हर समाज के लोग हैं। हमारी पार्टी राष्ट्रीय जन सरदार पार्टी में देखिए, हर मोर्चा, हर बिरादरी के लोग राष्ट्रीय टीम में, प्रदेश टीम में है, जिले स्तर हर लेके चल रहा हूं। लेकिन जिसकी लड़ाई हम लोगों ने शुरुआत की थी, जिसके लिए हमने सब कुछ छोड़ा था, उस समाज को तो हमें जगह देनी पड़ेगी, जगह देनी पड़ेगी, तो विशेष स्थान मिलेगा, विशेष स्थान, उनके हक की लड़ाई आप लड़ेंगे और बहुत मजबूती से आने वाले समय में आप लोग अपना मोर्चा के साथ लड़ेंगे। तो कुल मिलाकर निष्कर्ष ये निकलता है कि अपना दल सोनेलाल जो पार्टी है, वहाँ से जो विघटन हुआ, वहाँ से एक अपना मोर्चा का गठन होता है और उस गठन के अंतर्गत बहुत सारे जो पुराने फाउंडर मेंबर्स हैं वो सारे लोग एक बैनर के साथ आते हैं और अब नए सिरे से, नए तरीके से जो उनका कुर्मी समाज है उनके हक की लड़ाई लड़ेंगे वाले क्वेश्चन। एक जो है पॉइंट और आपको, क्योंकि बहुत सारे ट्रोलर्स, बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कुर्मी समाज को लेकर के, मैं आपके आज इस मंच से कह रहा हूं, आशीष पटेल और अनुप्रिया पटेल को लगता है कि कुर्मी समाज उनके साथ पूरी तरीके से मुस्तैदी से जुड़ा हुआ अभी भी। मैं उनको चैलेंज करता हूं, आज मैं पहली बार ये बात बोलने जा रहा हूं, मैं आशीष पटेल जी को चैलेंज करता हूं, आज तक वो कभी कोई चुनाव नहीं लड़े हैं। ये मैसेज है आपका उनके लिए? आज तक वो कभी चुनाव नहीं लड़े हैं, मैसेज है मेरा। पूरे प्रदेश की कोई भी सीट वो चुन लें, कुर्मी बाहुल्य सीटें कोई भी वो चुन लें, बिना गठबंधन के वो चुनाव लड़ जाए वहां पे, मैं अपनी पार्टी से वहां चुनाव उनके खिलाफ लड़ूंगा। अगर मुझसे ज्यादा वोट वो पा गए, मैं नहीं कह रहा हूं कि वहां के कुर्मी मतलब वहां के लोग हमारे साथ हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आक्रोश उनके खिलाफ इतना ज्यादा है कुर्मियों में कि मुझे पूरा उम्मीद है कि उनसे ज्यादा वोट वो समाज मुझे देगा। और अगर मुझे उनसे ज्यादा वोट नहीं मिला तो संजीव जी राजनीति से संन्यास अगर ना ले लिया तो आप कहिएगा। उनको मेरा ये मैसेज है। और उनके वो जो चौन्नी छाप ट्रोलर्स है ना, जो कहते हैं कभी प्रधानी नहीं जो है लड़े हैं कभी, तो उनको भी आज मैंने बता दिया, अपने आंखों को बोल दें, जो कभी आज तक प्रधानी क्या सदस्य नहीं लड़े हैं, वो अगर जो भी है सरकार के दम पर आज हैं, वो चुनाव लड़ेंगे आप आमने सामने उनके सामने? वो लड़ेगा। मैं तो कह रहा हूं पूरे प्रदेश में कोई एक सीट चुन ले। चलिए, ये एक शंखनाद हुआ आज से कि जहां भी आशीष पटेल अगर इन फ्यूचर जो इस समय मौजूदा सरकार में मंत्री हैं, अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो उनका सामना अपने सिंबल पे, बिना गठबंधन की बात मैं कर रहा हूं, अपने सिंबल पर बिना गठबंधन के जहां से वो चुनाव लड़ लें, मैं अपनी पार्टी से बिना किसी गठबंधन के वहां चुनाव लड़ूंगा। और उनसे ज्यादा अगर वोट मुझे ना मिला तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। और मैं फिर कह रहा हूं कि वो उनके खिलाफ जो आक्रोश है कुर्मियों में, वही आक्रोशित लोग मुझे वोट देंगे। मेरे में कोई अभी बहुत अच्छाई नहीं है, ना मेरे बारे में जनता इतना जानती है, लेकिन वो आक्रोश उनके खिलाफ इतना ज्यादा है कि वो सारा का सारा वोट मुझे मिल जाएगा। बहुत दमदार बात कही आपने हेमंत चौधरी जी। चलिए, अब कुछ जल्दी जल्दी क्वेश्चन ले लेते हैं जिनका आपको एक लाइन में आंसर देना होगा। और पहला सवाल है मेरा, एक ऐसा नेता जिसे देखकर लगता है कि अब बस बहुत हो गया? यही मियां बीबी हैं, अनुप्रिया जी एंड आशीष पटेल, पति पत्नी प्राइवेट लिमिटेड। आप बेहतर मुख्यमंत्री किसे मानते हैं? बेहतर मैं दोनों लोगों को मानता हूं, अखिलेश जी को भी और योगी आदित्यनाथ जी को भी। दोनों लोगों का अपना काम बेहतर तरीके से किया, उन्होंने भी बढ़िया किया काम, और ये भी जो काम कर रहे हैं वो भी बेहतर काम कर रहे हैं। कुर्मी वोट किसके पास जाएगा अगर चुनाव कल हो जाए? देखिए, अभी तो विपक्ष के पास, अभी तो विपक्ष के पास है। मैं पहले भी कह चुका हूं, अब भी कह रहा हूं, अभी एनडीए के साथ कुर्मी वोट नहीं है, और इसका रिजल्ट 2022 और 24 में देखने को भी मिला है। 2027 में किसके साथ चुनाव लड़ेंगे? ये वक्त बताएगा। एक लाइन में आपकी इन जो ये लोग हैं जो राजनीतिक, इनके बारे में क्या राय है? ओपी राजभर अच्छे वक्ता हैं, टिके रहना चाहिए उनको एक जगह पर। स्वामी प्रसाद मौर्य जी संघर्षशील नेता हैं। संजय निषाद जी मछुआरों के लिए बहुत लंबा काम किया उन्होंने, लंबे अरसे से उनकी लड़ाई लड़े। जयंत चौधरी जी, जाटों के बीच में उनकी लोकप्रियता बहुत अच्छी है, अच्छी लीडरशिप है, और आने वाले कल में हमें मेरी शुभकामनाएं हैं कि वो और ऊंचाइयों पे जाएं। पल्लवी पटेल अच्छी वक्ता हैं। आशीष पटेल झूठ के फरेबी। और अंतिम में अनुप्रिया पटेल जी, दिल्ली में बैठकर
कार्यकर्ताओं के, खासकर कुर्मी समाज के लोगों का राजनीतिक हत्या कैसे की जाती है, वहाँ से एक स्पेशल लेंस के थ्रू अपने पति को इंस्ट्रक्शन देती हैं, वहाँ से बैठ के देखती हैं कि उस व्यक्ति का राजनीतिक हत्या हमारा पति कैसे कर रहा है। अगर अनुप्रिया पटेल जी अभी आपको कॉल करें, मनाने की कोशिश करें, तो आप उनका फोन उठाएंगे? हाथ जोड़ लेंगे, शायद मैं फोन पे बात भी ना करूं। समाज के हित की बात है भाई, दोनों समाज लोग की हितैषी रह कहाँ गई? अगर वो समाज की हितैषी होती तो महीने में बमुश्किल 1 या 2 दिन उत्तर प्रदेश में बिताती हैं। अरे भैया, कभी तो बिताया करो प्रदेश में। माना सांसद हो, और भी सांसद हैं प्रदेश के, वो तो रहते हैं जो है, आपकी तो अपनी पार्टी है। आप कौन सा ऐसा कारण है कि जो दिल्ली में बैठी रहती हो, आप 8 बजे के बाद कार्यकर्ता से नहीं मिलोगी आप? तो भैया वो सब भी बातें तो बता दो अपने कार्यकर्ताओं को कि आखिर में क्या कारण है कि आप उत्तर प्रदेश में नहीं रहना चाहती हो। लखनऊ में बड़े मुश्किल से एक दिन मीटिंग के लिए आती हो, आप सुबह की फ्लाइट से आओगी, समय नहीं देती हैं, आपका ये कहना। एक अंतिम आरोप आपने जो लगाया है उसी की चर्चा करेंगे। आपने आरोप लगाया कि पार्टी में पैर छूने के लिए पैसा देना पड़ता है, कितनी सच्चाई है इन आरोपों में? ये 100% सच है। चाहे वो 17 का चुनाव हो, चाहे वो 22 का चुनाव हो, चाहे वो 24 का लोकसभा रहा हो, हर चुनाव में बिना पैसे का टिकट नहीं दिया गया। आपने भी दिए हैं पैसे? हम अगर पैसा हमसे लिए होते, टिकट का पैसा अगर लिए होते, पैर छुआई तो लिया। 26,000 रुपये मैंने दिया। अच्छा, 26,000 रुपये पैर छुआई उस कार्यकर्ता से लिए जिसने इनके लिए क्या क्या नहीं किया, दोनों पति पत्नी के लिए व्यक्तिगत जीवन में क्या क्या नहीं किया हूं। 18 घंटे तक एक प्राइवेट, जैसे प्राइवेट लिमिटेड में हम लोग नौकरी करते थे, 18 20 घंटा का वो काम हमने किया है। और उस व्यक्ति से भी आपने 26,000 रुपये। अरे शर्म आनी चाहिए इन लोगों को कि ऐसे लोगों से जो डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी के जमाने से झंडा लेके चल रहे हैं, उनसे भी, उनको भी नहीं बख्शा इन लोगों ने। पैर छुआई का जो वहां पे प्रक्रिया था, नए लोगों से 1,01,000, पुराने लोगों से 26,000, वो तो चलता आ रहा है, अभी भी चल रहा है। वो अभी पंचायत चुनाव आने वाला है, मुझे लग रहा है इतना हम लोगों ने हल्ला मचाया, हो सकता है आपकी शर्म बस ना लें, जो है बैकडोर से वो भी हो सकता ले लें, किसी को पता भी ना चले, जो है। चलिए, ये थे आज हमारे साथ हेमंत चौधरी जी, एक युवा, एक बेबाक, जिन्होंने हमारे सभी प्रश्नों का बहुत बेबाकी से, बिना लाग लपेट के उत्तर दिया। लेकिन अभी भी एक प्रश्न जिंदा है, क्या अपना दल एक संगठन है या सिर्फ एक परिवार की पार्टी बनकर रह गई है? बहुत सारे आरोप भी लगाए इन्होंने, बहुत सारे जवाब भी दिए, लेकिन प्रश्न कहीं ना कहीं अभी भी जिंदा है। ऐसे ही इसी तरीके से फिर अगली बातचीत में हम फिर किसी मेहमान के साथ आपके साथ रूबरू होंगे। हेमंत जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे शो में अपना कीमती समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।